चलो। सो हमारा अभी ये जो स्टार्ट कर रहे हैं हम जर्नी, इसमें बेसिकली हम 4 सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एस एंड प्रेसी को। जो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके, आपने सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसी में करना है। अगर आपका ऐसे का पेपर अच्छा हो गया है, प्रेसी का पेपर आपने अच्छा कर लिया, तो अगले जो 10 सब्जेक्ट्स आपके होंगे डेफिनेटली आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे। लेकिन अगर आप पहले सब्जेक्ट में जो ऐसे का आपका पेपर है उस 3 आवर्स में एग्जामिनर को आप सेटिस्फाई अगर ना कर सके, तो डेफिनेटली आगे आपके लिए प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं। सो इसलिए अगर आप एफपीएससी की रिपोर्ट्स पे देखोगे तो वो भी कैटेगोरिकली वहाँ पे मेंशन करते हैं कि स्टूडेंट्स आर अनएबल टू सेटिस्फाई द एग्जामिनर, क्योंकि वो जो उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया होता है, एग्जामिनर ने जो एक बात तय होती है कि आपने अपने ऐसे को इस तरह लेकर चलना है जिसमें आपने कंजंक्शन का ख्याल रखना है, आपने अपने आइडियाज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए आपका, वो सारी चीजें। इन केस अगर आप वो चीज़ों को नहीं फुलफिल करते हैं तो फिर देर इज अ वेरी लिटिल चांस कि आप अपने ऐसे को पास कर सको। तो ये सेशन में हम वो सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे कि जो एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप एग्जामिनर में बैठोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और अपने आप को आप अच्छा परफॉर्म भी कर सकोगे। शर्त ये है कि जो टास्क मैं आपको दूं, जो काम मैं आपको करने के लिए कहूँ, वो आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आप लोग वो काम नहीं करोगे तो फिर आपको इस सेशन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर इतनी स्पिरिट है कि आप अपने आप को आफ्टर 1 ईयर जो है ब्यूरोक्रेसी की सीट पर देखना चाहती हो, तो फिर बेटा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस सेशन में अपने आप को कंसंट्रेशन के साथ फिलअप करवाना है। ठीक है। ऐसे से रिलेटेड जो भी डाटा होगा, पहले हम जो फर्स्ट थीम है वो एजुकेशन है, उस पर मैं सारा डाटा आपको शेयर कर दूंगा। जो बुक्स हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स वाइज हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर इट विद यू। लेकिन मुझे एट द एंड ऑफ द टाइम जब संडे को मैं आपको एक ऐसे लिखने के लिए भेजूंगा, तो वो आपने मुझे विद इन 3 आवर्स कंप्लीट ऐसे लिखकर भेजना है। उससे पहले हम थोड़ा मिनी ऐसे पे फोकस करेंगे। कल आप मुझे कोई मिनी ऐसे एजुकेशन पे मैं टॉपिक दूंगा, उस पर आप लोग मुझे लिख कर फॉरवर्ड करना। ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो, डेट विल बी बेटर। पर्सनल फॉरवर्ड करना है वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले मुझे पर्सनल फॉरवर्ड करो, ताकि वो फिर आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप लोगों ने चीज़ों को लेकर चलना है। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अभी फोकस रखें बस इस पे। ठीक है। सो पहली चीज़ होती है कि जब हम ऐसे को देखते हैं तो फर्स्ट थिंग होती है आपका ऐसे का मीनिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ऐसे का जब आप वर्बल मीनिंग देखते हो या लिटरेरी मीनिंग देखते हैं, तो उसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट, यानी कि किसी चीज को आप अटेम्प्ट करते हैं, हल करते हैं। ना ही इसका मतलब टू राइट होता है, ना ही इसका मतलब टू स्पीक होता है, ना ही इसका मतलब टू लर्न होता है। इसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट। मीन्स कि आपने आपके सामने कोई भी चीज ऐसे की शेप में आएगी, आपके पास ऑप्शन सेकंड नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन होगा कि आपने उस ऐसे को अटेम्प्ट क्लास में करना है। चाहे वो आपके पास 25 मार्क्स का है, चाहे वो 50 मार्क्स का हो, चाहे वो 100 मार्क्स का हो। इसके जो अपना मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, इट मीन्स के वो टू अटेम्प्ट है। पहली चीज अपने माइंड में रख लीजिए। सेकंड चीज होती है कि जो मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं वो क्यों फेल होते हैं ऐसे को पास करने में, हम उस चीजों पे फोकस करेंगे कि क्या ऐसे फ्लॉज हैं, क्या ऐसे उनमें पिटफॉल्स हैं, या क्या क्या ऐसे उनमें लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वो अपने ऐसे को पास नहीं कर सकते। कुछ ऐसे में 6 मार्क्स से 0 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स के रेंज में फॉल कर रहे होते हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। 10 से लेकर 20 वाले किस रेंज में फॉलो कर रहे होते हैं, ड्रॉप कर रहे होते हैं अपने आप को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 20 से लेकर 30 वालों को भी देखेंगे और 30 से लेकर 40 वालों को भी देखेंगे कि एग्जामिनर ने आपको किस वे में इतने इतने मार्क्स दिए हैं। हमने एग्जामिनर के जो व्यूज हैं उसके मुताबिक हमने ये डिसीजन करना होता है। थर्ड चीज है कि ये जो ऐसे का पेपर है ये सबसे टारगेटेड और स्टिग्मेटाइज्ड, यानी कि सबसे कंफ्यूजन, सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे पेचीदा किस्म का ये पेपर होता है। इसमें अपने आप के आपने 100% जो है एक तो एनर्जी भी देनी है, और सेकेंडली अपने आप को प्रूव करवाना है कि आपने ऐसे पे बहुत ज्यादा फोकस और बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट, ये है कि इसकी जो पासिंग रेशो, आप अगर पिछले 3 साल या 4 साल का देखेंगे तो इसकी पासिंग रेशो जस्ट 8% है। मीन्स के 100 में से सिर्फ 8 बच्चों को पास कर रहा होता है। इस
हवाले से अपने आप को आपने शो अप करवाना है कि आप जब एग्जामिनर के सामने अपना पेपर रख रहे हैं तो वो 100 में से मैक्सिमम जो है 5 में और मिनिमम जो है वो 2 में लैग करना चाहिए। 8 तक हम बाद में जाएंगे, लेकिन अपने आप को वहां पर आपने फॉल करवाना है मैक्सिमम 8 तक, यानी कि टॉप 5 में, नहीं तो फर्स्ट थर्ड में आपने अपने आप को लास्ट में वहां पर प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है। It is said if aspirants pass this paper, chances of becoming bureaucrat enhances. जब आपके पास पहले पेपर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप अपने आप अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं कि अब आप अगले जो पेपर होंगे वो अभी आप इजीली पास कर सकेंगे। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं ये देता हूँ। मेरा एक दोस्त है हारिस, उसका जो फर्स्ट पेपर था उसने तैयारी नहीं थी की है। वो थोड़ा स्टूडेंट था लिटरेचर का, उसने तैयारी नहीं थी की है, उसके भी थीसिस चल रहे थे यूनिवर्सिटी में, वो वैसे ही बैठ गया था। जब उसका पहला पेपर आया लिटरेरी, ऐसे उसने अटेम्प्ट किया एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि उसको थोड़ा फील हो गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो उसका ऐसे क्लियर हो जाएगा। विद इन अ टाइम उसने थोड़ा स्ट्रगल कर ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, लेकिन उसका ऐसे में 54 मार्क्स थे। तो इट मीन्स कि अगर आपको वहां पर आइडिया हो जाए कि आप ऐसे में पास कर लोगे, तो वो फिर आप आगे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे उसने 11 स्किप कर देने थे, फर्स्ट पेपर की बेस पे उसने 11 भी दे दिए, और फिर अब जो है वो दोबारा उस स्ट्रगल में एंटर हो गया। सो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि पहले ऐसे का पेपर, फिर आपके अदर पेपर्स आते हैं। अगर आपका ऐसे का पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, आप लोगों ने मेहनत के पास मेहनत करके अपने आप को मनवा लिया वहां पर, तो डेफिनेटली आपके पास वो फिर बाद में एक अच्छा स्कोप मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि काजेज ऑफ फेलियर इन ऐसे, वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं या कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम ये आइडियलाइज करते हैं कि ये ऐसे में फेल होगा। पहली चीज है टेंसेस। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है वो स्टार्ट कर देते हैं नॉलेज गेन करने पे, रेदर देन कि आप फोकस करें अपनी राइटिंग पे, अपने टेंसेस पे, अपनी इंग्लिश पे। वो फोकस कर देते हैं टू कलेक्ट अ मैक्सिमम नॉलेज। यहाँ पर बेसिकली उनका थोड़ा कहने के एक जो एक एम्पिरिसिस्ट वे में जर्नी को लेकर चल रहा होता है, और जो एक आइडियल वे में चल रहा होता है, जहाँ पर बेसिकली गैप क्रिएट हो जाता है। इस गैप को जब तक ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो पासिंग रेशियो है वो कम होगी और फेलिंग रेशियो आपकी इंक्रीज होगी। तो पहला चीज है कि आपने टेंसेस पे फोकस करना है। सेकंड है ग्रामर। आपकी जो आउटलाइन होती है यही डिसाइड कर देती है कि आपका जो ऐसे है वो एग्जामिनर पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, पास करेगा या नहीं करेगा। तो ग्रामेटिक मिस्टेक आपकी ऐसे में 0% होनी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट आपने जो परफॉर्मेंसेस देनी है, वो आपने पहले 2 पेपर में देकर अपने आप को साइड पे काट लेना है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं दैट कैन नॉट बी जस्ट बाय योर लैंग्वेज, दैट इज जस्ट बाय योर अटेम्प्टिंग एज वेल एज योर नॉलेज। तो वहां पर आपने पहले 2 सब्जेक्ट्स में अपने आप को आपने लैंग्वेज के बेस पे प्रमोट करवाना होता है, बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपने नॉलेज के बेस पे अपने प्रमोट करवाने होते हैं, पास करने होते हैं। ठीक है। थर्ड है कि फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको पॉइंट आएगा कि फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। फोर्थ, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। जिस तरह एक वर्ड है इलिटरेसी, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इलिटरेसी में ही मिस्टेक कर देते हैं। तो स्पेलिंग में भी आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। एक टॉपिक आपके पास आ गया कि जेंडर इक्वालिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन। अब जब तक आपको पॉपुलर स्लोगन का मतलब नहीं पता होगा, या जेंडर इक्वालिटी का मतलब नहीं पता होगा, या जेंडर का नहीं पता होगा, तब तक आप उस ऐसे को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इस तरह 2022 में कैसे आया था ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अब जब तक आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स की हर डायनामिक्स का नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो कैसे इंटरलिंक कर रही होती है आपकी इंटरनेशनल रिलेशन के साथ, तब तक आप अपने आप को ऐसे में परफॉर्म बेटर नहीं कर सकेंगे, और वहां पर आपकी फेलियर की रेशियो इंक्रीज हो जाती है। फिर है लैक ऑफ रेगुलर चेकिंग। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो लिखते तो हैं, लेकिन जब वो चेक नहीं करवाते, वो अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट नहीं करवाते या अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम नहीं करते, वहां पर वो सेम मिस्टेक भी अपने एग्जाम में जाकर करेंगे, और वो ही फिर उनके फेलियर की रीजन बनती है। अगला पॉइंट है डेप्थ ऑफ नॉलेज। मीन्स के नॉलेज का थोड़ी पॉसिटी होती है, फुकदान होता है, कमी होती है। उसको कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं? थिंग है कि वो नॉलेज है। नॉलेज कैसे होगा? वो जो मैं आपको शेयर करूंगा, जो आपके पास रिसर्च पेपर्स आएंगे, जो आपके पास डाटा होगा,
जो आप नोट्स बनाएंगे वो सारे के सारे आपके पास नॉलेज होगा। मेरी लेक्चर्स में, मेरी क्लास में आपके पास या स्टूडेंट्स के पास इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होती कि वो क्या लिखें या वो कहाँ से लिखें या वो कहाँ से रिसर्च करें। सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास आएगा, लेकिन अगला काम आपका होगा कि आपने उसको कितने टाइम पीरियड में मुकम्मल कर लेना है। 1 वीक में 1 ऐसे मुकम्मल करना है, मीन्स कि आपके पास 7 डेज होंगे जिसपे आपने सारे नोट्स वगैरह बनाने हैं। ये ट्रेडिशनल टॉपिक्स वगैरह होते हैं, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं वो एग्जामिनर जानबूझ के एक हल्का सा इजी टॉपिक वो डाल देता है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उस पर चढ़ दौड़े, और एग्जामिनर के पास रेशो हो जाती है ज़्यादा कि वो आराम से उनको स्किप आउट कर देता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टॉपिक का मतलब ये होता है कि जिस तरह एक ऐसे जनरल वे में आ रहा होता है, लेट्स सपोज के एजुकेशन पे कैसे आ गया कि मीनिंग परपोजिव एजुकेशन, ठीक है, या डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर क्लाइमेट चेंज, जेंडर या ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, तो जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनर उनमें से ज्यादा को स्ट्राइक आउट कर देगा, तो वहां पर उसके पास ये स्टूडेंट्स की फेलियर की रेशो इंक्रीज हो जाती है। लास्ट पॉइंट होता है प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट इशू। यहाँ पर आपने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लेनी है कि विद इन हाफ और जो है आधे घंटे में आप अपनी आउटलाइन बनाकर सब फारिग हो जाएं। ठीक है, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है, और प्रैक्टिस इसी इंशाल्लाह इसी सेशन में होगी, इसी क्लास में होगी, इसी टाइम में होगी और इसी ड्यूरेशन में होगी। ठीक है, इसी में ही आपके टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा कि आपने कैसे अपना जो है टाइम मैनेज करना है, और 3 आवर्स में पूरा ऐसे को पढ़ लेना है एक दफ़ा, उसमें अगर कोई मिस्टेक कर ली है उसको भी आपने सही कर लेना, और बाद में अपने एग्जामिनर के सामने 3 आवर्स के अंदर आपने अपने पेपर को सबमिट करवा देना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जब ये चीज़ों की कमी होती है या टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाए या प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो फिर एग्जामिनर के जो फेलियर की रेशो है इंक्रीज हो जाती है। अब लेकिन इन सब फेलियर्स में से फिर हमारे पास वो कौन सी ऐसी चीज़ आ जाती है कि जिसको हम ये देख सकें कि हमारे अंदर एक ये पासिंग रेशो इंक्रीज हो जाए और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर आ जाए। तो उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट ये 6 पॉइंट्स हैं। ये 6 पॉइंट्स की बेसिस पे ही मैंने भी अपने ऐसे वगैरह पास किए हुए हैं, और जितने मेरे मॉक्स वगैरह हुए थे अकेडमीज में, मेरे सारे मॉक्स वगैरह भी क्लियर है थे। अब तो टाइम नहीं है तो वो सारी चीज़ें ये इसी बेस पे हुई थी सारी, वो यही चीज़ें हैं कि एक तो आपने पास पेपर को एनालाइज करना है कि आपने ये देखना है कि एग्जामिनर किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्या वो ट्रेडिशनल वे को फॉलो कर रहा है, क्या वो कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या वो इनफॉर्मल वे में चला गया है, वो चीज़ें आपने एनालिसिस करना है पास पेपर का। थर्ड होती है कि आपने थीम्स को प्रिपेयर करना है रेदर देन टॉपिक को। अगर आप टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि वो टॉपिक आपका दोबारा आएगा। आप थीम को प्रिपेयर करेंगे तो थीम में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन, कोई ऐसे का टॉपिक आएगा तो आप उसको इजीली कर लोगे। तो आपने थीम्स प्रिपेयर करने, नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से थीम्स हैं। फिर है जी कि आपने लॉन्ग ऐसे पे नहीं जाना, पहले आप मिनी ऐसे पे जाएंगे, शॉर्ट ऐसेस लिखेंगे जिसमें ऑलमोस्ट कहने के 500 to 700 वर्ड्स पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम शॉर्ट से लॉन्ग पे जाएंगे, लॉन्ग में जाएंगे 3 आवर्स, आई डोंट वांट टू वेस्ट 3 आवर्स, हम ट्राई करेंगे कि मिनी ऐसे से ही हम जाएं लॉन्ग ऐसे पे। ठीक है, पहले शॉर्ट ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट से मीडियम पे जाएंगे, मीडियम से फिर लॉन्ग ऐसे पे जाएंगे जिसको हम कंप्लीट ऐसे कहते हैं। फिर है कि क्वालिटी बुक्स आपने पढ़नी है और रिसर्च पेपर आपके पास अच्छे पढ़ने हैं, ये नहीं कि जो एक ग्रुप्स में शेयर हो गए या ट्रेडिशनल हो गए वो नहीं आपने पढ़ने। थोड़ा सा आपने अपने पेपर को एज कम्पेयर टू अदर्स जो है थोड़ा आपने कहने के थोड़ा एनोनिमस वे में करना है, थोड़ा आपने उसको एग्जामिनर को बताना है कि आप जो चीज़ लिखे हैं वो यूनिक है, ये किसी के पास नहीं है। ठीक है, फिर है कि एक ऐसे आपने एक वीक में लास्ट में लिखना है ताकि जब आपके पास अभी 8 माह हैं तो आपके मैक्सिमम 50 प्लस प्लस ऐसे आप लिख लोगे, तो आप इंशाल्लाह जब वहाँ पर 51 ऐसे लिखोगे, दैट विल बी योर प्लस पॉइंट, और पासिंग रेशियो इंशाल्लाह इट विल बी इंक्रीज्ड। फिर है कि फैक्ट बुक आपने बनानी है, अभी से आप एक रजिस्टर लेने, बड़ा रजिस्टर लेने, उस पर जो मैं थीम्स आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लॉट में, वो सारे थीम्स का आपने फैक्ट बुक बना लेने हैं कि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान कितने नंबर पर रैंक कर रहा है, इलेक्शन रेशो कितनी है, जो पाकिस्तान में यूथ है वो कितने परसेंट है, कितने इलेक्शंस हो चुके हैं, कितने इलेक्शंस में वो हुई धांधली वगैरह हुई है, या अगर आपने वाटर क्राइसिस है तो वाटर कितने परसेंट पहले था स्टार्टिंग में, अब कितने पे है, कौन कौन से प्रोविंसेस में वाटर शॉर्टफॉल है, ये सारी चीजें फैक्ट बुक्स पे आपने कर लेनी है। तो ये जो थीम्स हैं इसके आपने बेसिकली फैक्ट बुक के लिए एक रजिस्टर ले लेना है।
अब है जी थीम्स ऑफ ऐसे कौन कौन से हैं। ये थीम्स आप कर लोगे, आई एम डैम श्योर एंड डैम श्योर कि आपके पास जब एग्जाम में जाओगे इतना नॉलेज जरूर हो जाएगा कि कहीं से भी घुमा फिरा कर वो ऐसा अगर आपके पास रखेगा तो आप इजीली उसको कर लोगे। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में आपने लास्ट में रखनी है। फर्स्ट जो थीम है वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम मूव करेंगे डेमोक्रेसी पे, थर्ड ग्लोबलाइजेशन पे, फोर्थ वॉर एंड पीस पे, फिफ्थ क्लाइमेट चेंज, सिक्स जेंडर, सेवन डिजिटाइजेशन, सिक्स एट्थ जो है आपका सोशो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे होता है, नाइन्थ आपका वर्ल्ड ऑर्डर एंड टेंथ वाटर क्राइसिस। ये जो 10 ऐसे हैं, ये जो 10 थीम्स हैं, इन 10 थीम्स के हम ऐसेस करेंगे। एक थीम पे ऑलमोस्ट 5 to 6 ऐसे बनते हैं। तो वो जब आप सारे कर लोगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो है काफ़ी चीज़ें क्लीन अप हो जाएंगी और आप अच्छे वे में बैठोगे। ठीक है, तो ये थीम्स हम ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे। फिर है जी, अब जब ऐसे में हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर ली है, तो अब आते हैं कि ऐसे के पे बेसिकली टाइप्स कौन कौन सी हैं, हमने ऐसे को कैसे जज करना है। ये ना हो कि हम सारा कुछ पढ़ लें, नॉलेज भी हो जाए, हमारे पास डाटा भी आ जाए, हमारी इंग्लिश भी ठीक हो, लेकिन हमारा ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो। तो इस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ पीरियोडिक रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे, और जो आपका ये जो रूल्स हैं इसकी बेस पे आपने अपने ऐसे को अटेम्प्ट करना है। तो ये टोटल आपके 6 जो है टाइप्स हैं, जिसमें डेस्क्रिप्टिव ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ओपन एंडेड ऐसे, लिटरेरी ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे एंड परसुएसिव ऐसे। इसमें से फर्स्ट 3 जो है यही हम करेंगे। अगर ये 3 आपके हो गए तो जब पिछले 10 साल के पास पेपर हम देखेंगे उसको पिक आउट करेंगे, 10 पास पेपर में से एजुकेशन कैसे हम निकाल लेंगे वो अटेम्प्ट करेंगे। वहां से भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अगर आप ये फर्स्ट 3 ऐसे कर लेते हो, इसमें से 5 to 6 टॉपिक्स वो लास्ट में आपके पेपर में भेज देता है, तो वो ज़्यादा अपने आप को उलझाने की जरूरत नहीं है। सो स्मार्ट स्टडी में ही हमने मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लेना है। ठीक है, फिर मेन चीज़ होती है कि ऐसे आपके पास पेपर आ गया ऐसे का, उस ऐसे को आप कैसे जज करोगे कि ये कौन से टाइप का ऐसे है। उसमें पहली चीज़ होती है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे है उसको आप हाईलाइट कैसे करेंगे, इस वे में करेंगे कि उसने कुछ आपको पॉइंट्स दे दिए हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि इज ऑलवेज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। ये जो टू थिंग्स है ना, टू थिंग्स, इस पे बेस कर रहा होता है। आपके जितने भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं वो सारे के सारे टू थिंग्स पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वो टू थिंग्स कौन सी हैं? दीज आर द टू थिंग्स। नंबर 1, प्रोज एंड कॉन्स। कभी वो आपको प्रोज एंड कॉन्स पूछ लेगा, कभी वो आपसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछ लेगा, कभी वो आपसे ब्लेसिंग एंड कर्स पूछ लेगा, इसी तरह कभी आपसे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पूछ लेगा। मींस से कि कभी आपसे वो एडवांटेजेस पूछेगा, यानी कि इकट्ठे पूछेगा, पहले आपसे एडवांटेजेस पूछेगा फिर उसके आपसे डिसएडवांटेजेस पूछेगा। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो जस्ट आपसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे में एडवांटेजेस पूछे या आपसे जस्ट इश्यूज पूछे या जस्ट आपसे हर्डल्स पूछे, नेवर। हमेशा वो आपसे दो चीजें पूछेगा, अच्छाई भी बुराई भी, कैसे ये खराब हुआ है और कैसे ये बेहतर हो सकता है। ठीक है, हमेशा वो आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ये दो चीजें पूछेंगे। इसकी हमें एग्जांपल कहाँ से मिलती है? जब हम पास्ट पेपर को एनालाइज करते हैं तो हमें इस शेप में एग्जांपल मिलती है, लाइक कैसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। ठीक है, उसने आपसे होप्स भी मांग लिए हैं और आपसे उसने हर्डल्स भी मांग लिए। सेकेंड है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसके जो की वर्ड्स है ना आपने उस पर फोकस करना है। इसके की वर्ड्स में ए एन डी वाला जो वर्ड है ना, एंड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जहां पर ये वर्ड आ गया वहां पर समझ लो कि आपका ये टाइप ऑफ मैसेज जो है डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं। इसी तरह हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। तो ये वो चीज़ है कि जो आपको ये शो अप करा देंगी कि ये जो टाइप ऑफ ऐसे है ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है और इसको परफॉर्म करने का एक अलग मेथड है, और जो अदर ऐसेज हैं उसको अटेम्प्ट करने का अलग मेथड है। जहां तक चीजें क्लियर है, कोई इशू है तो मुझसे आप पूछ लें। नो सर, क्लियर है। दैट्स गुड। चलो, अब आते हैं कि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, हमें डिस्क्रिप्टिव ऐसे पढ़ लिया कि वो आपसे दो चीजें डिमांड कर रहा होता है, जिसमें ब्लेसिंग भी एंड कर्स भी, एडवांटेजेस भी एंड डिसएडवांटेजेस भी। लेकिन ये जो आर्गुमेंटेटिव है इसमें हमेशा आपका
इस चीज पे फोकस होता है, स्टांस पे। एग्जामिनर आपसे स्टांस की बेस पे इस तरह के स्टेटमेंट वो जारी करता है, आपसे पूछता है। अब इस तरह की जो स्टेटमेंट होती हैं वो हमें बता देती हैं कि ये जो टाइप ऑफ ऐसे दैट इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। ठीक है। इस आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जो क्लू वर्ड्स होते हैं ना, जो क्लू होता है एग्जामिनर ने जो दिया होता है आपको, वो ये वर्ड्स होते हैं। और ठीक है, और से आपका, आपके स्टेटमेंट में और का वर्ड हो जाएगा, या आपका जो एक स्टेटमेंट है वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगी जिसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं सेंटेंस, उससे स्टार्ट होगी, या लास्ट पे उसके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये जो टाइप ऑफ ऐसे होते हैं, ये बेसिकली आपके आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं। इसमें आपका आर्गुमेंट का मतलब ये है कि वो बहस चाह रहा होता है कि आप इस टॉपिक पे बहस करें, बजाय इसके कि आप उसकी बात को मानने। वो कह रहे हैं कि आप मेरे साथ बहस करें। जिस तरह मैं एक डिबेट स्टार्ट करूँ आपके साथ, मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम जो क्राइसिस है इसके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका रोल है। आप कहेंगे नहीं सर, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल नहीं, इंस्टीट्यूशंस का भी रोल है, तो ये डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इस डिबेट को हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ये देखें। इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? क्या पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार है? मतलब कि उसने आपसे पूछ लिया है, डिबेट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। ये अभी ये खत्म हो जाएगी तो दोबारा आप इसी लिंक को जो है स्टार्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। फिर इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन मींस के उसने आपसे डिबेट पूछी है। अब आप इस पे डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज किस चीज़ का है, वेदर कि आप स्टांस लोगे अपना, या आप उसी पे इन्हिसार करोगे, डिपेंडेंट रहोगे कि आप उसकी बात को फॉरवर्ड करोगे। नहीं भाई जब पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं है या है, ये डिपेंड करता है कि आपको इस बारे में कितना नॉलेज है। फिर है जेंडर इक्वेलिटी, मिथ और रियलिटी। ठीक है। जेंडर इक्वेलिटी, मिथ और रियलिटी। तो सो सी हियर द वर्ड और हैज बीन रिटन। तो ये वर्ड्स जहां पर भी आएंगे वहां पर ये शो करवाएगा कि ये जो टाइप ऑफ ऐसे दैट इज आर्गुमेंटेटिव ऐसे। थर्ड, हैज डेमोक्रेसी टेकन अ बैक सीट ड्यू टू राइज ऑफ पॉपुलिज्म, एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। सो ये जो चीजें होती हैं इसी तरह ये डिसाइड कर रही होती हैं कि आपका किस टाइप का ऐसे है। ठीक है। फाइन। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, दैट इज आप जो आपका ओपन एंडेड ऐसे है। ओपन एंडेड ऐसे बेसिकली इसको हम कहते हैं कि इसमें आपकी एक ओपन व्यूज होते हैं। आप इस ऐसे को ओपनली कहीं से भी मना मनू का जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो एग्जामिनर के आगे। इसमें आपके पास वर्ड्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, इसमें आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसमें आपके पास टाइम जो मैनेज करने की एबिलिटी है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह के ऐसे अमूमन जनरल ऐसे होते हैं, और ये एक दो ऐसे हमेशा वो डाल देते हैं कि जहाँ पर वो आपको ये बता दें कि ऐसे का पेपर जो था वो इजी था। ठीक है। अगर दो एक दो टॉपिक आगे आपके ओपन एंडेड के तो बाहर आके आवाम यही कहेगी कि ऐसे इजी था, लेकिन अगर इन दो दो में से एक आ गया तो वही आपकी जो ओपिनियन है चेंज हो जाएगी। अब इसको जज करने का क्या मेथड होता है? इसमें होता है कि एक सिंपल सी स्टेटमेंट वो दे रहा होता है एग्जामिनर। ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है कि उसकी ये एग्जांपल ये देखें, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ये वाटर क्राइसिस और नेशनल इंटीग्रेशन। अब आपके पास एक ओपन एक माहौल बना दिया उसने कि आप इसको जिस मर्जी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे को। ठीक है। फिर थर्ड सेकंड देख लें, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। तो इसको भी हम जब मैं स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो हम इसको देखेंगे कि इसको हमने कैसे परफॉर्म करना है ऐसे को। फिर थर्ड देख लें, न्यू वॉर फ्रंट लाइज इन इकोनॉमिक जोन्स। कि जो अब वॉर्स चल रही हैं ये इकोनॉमिक जोन्स में चल रही हैं। एंड फोर्थ देख लें, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटीज जो टॉपिक के दुनियावी जो एक इक्वालिटी है ये ख्वाब है। ठीक है। तो इस तरह के ऐसे आपके पास अमूमन एग्जामिनर इसलिए बता रहा होता है कि कंफ्यूजन टाइप सिचुएशन ना हो, आपके पास एक ओपन स्पेस या ओपन एनवायरनमेंट वो पैदा कर देते हैं ताकि आप इस ऐसे को इजीली बयान कर सकें। लेकिन इसमें जो
मेन चीज होती है वो होती है कि आपने स्टेटमेंट देखनी है कि कितनी सिंपल ये स्टेटमेंट है। अगर जितनी ये सिंपल स्टेटमेंट होगी तो आप वहां पर इस ऐसे को सॉल्व करवा दोगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, जो एंड वाले वर्ड्स हैं, होप्स एंड हर्डल्स, वो आ गए, या ओवर कवर्ड या डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो गया, तो वो आपका फर्स्ट टू टाइप्स में चला जाएगा। लेकिन जो रिमेन्स रहेंगे वो आपके इस तरह के सिंपल स्टेटमेंट में आएंगे। उसकी एग्जांपल्स ये प्रीवियस पेपर से ही मैंने पिक की है, ताकि आपके पास आइडिया हो जाए और आप लोग इसको आसानी से कर लो। ठीक है। फिर है जी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि हमें इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना। आई डोंट थिंक सो कि इसमें से हमारे जो ये बैच चल रहे हैं इसमें कोई न्यू भी होगा। इसमें ये सारे अब तो काफी टाइम से आप लोग इस पे सीएसएस में हो, तो अब इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम ज्यादा फोकस करेंगे कि नॉलेज कैसे जो है पिक करना है, और ऐसे को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे पे जब बात आती है, तो इसमें ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये आपका पूरा का पूरा एक ऐसे को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है। मींस आउटलाइन, आप सबसे पहले आपके सामने जब पेपर आता है आप आउटलाइन बनाते हैं ऐसे की, फिर इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं, फिर बॉडी पैराग्राफ बनाते हो, और लास्ट में आप कंक्लूड करते हो अपने पूरे ऐसे को। ठीक है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि आप ऐसे को इस स्ट्रक्चर की शेप में लिखते हो। इसमें से अगर एक भी चीज आप एलिमिनेट या स्किप कर देते हो, या उसको नहीं लिखते हो, तो वो फिर आपका पास होने की रेशो बहुत ही कम हो जाती है। लेट्स सपोज कि आपने आउटलाइन नहीं लिखी, आप सीधा ही जो है इंट्रोडक्शन से बॉडी पैराग्राफ से स्टार्ट हो गए हो, तो वो एग्जामिनर के साम पास जो है बहुत एक नेगेटिव इमेज आएगा। इसी तरह आप आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन को एक्सक्लूड कर देते हो और सीधा बॉडी पैराग्राफ पे लिख देते हो, तो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। इसी तरह आप इंट्रोडक्शन पे ही सारा ऐसे लिख देते हो, बॉडी पैराग्राफ नहीं लिखते, तो फिर भी एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। लास्ट पे अगर आप कंक्लूड नहीं करते ऐसे को, सारी बातें लिखने के बाद आप उसको कंक्लूड नहीं करते हो, तो वो इसी तरह ही होगा कि जैसे अभी आप अपनी कन्वर्सेशन को कॉन्टिन्यूसली जारी रख रहे हो। तो ये चार आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, आपने इस पे ही अपने ऐसे को लिखना है। ठीक है। अब आए, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ये 4 पॉइंट्स देख लिए। इन सारे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ऐसे की आउटलाइन की इम्पोर्टेंस क्या है। हम ऐसे पे की आउटलाइन को ही देख कर क्यों जज कर लेते हैं कि आपका ऐसे पास होने वाला है या नहीं। देखिए, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके 3000, 2500 या 2200 या 1800 वर्ड्स पढ़े। नेवर एवर इट इज पॉसिबल कि 20,000 पेपर उसके सामने है और 20,000 पेपर में से वो हर एक के 2000 वर्ड पढ़े। नो। हमेशा एग्जामिनर आपके आउटलाइन और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से ही ये जज कर लेता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपने कितनी प्रिपरेशन की है, आपने कितना रेलिवेंट लिखा है, या आपने अपने आप को कितना उस इंडल्ज करवाए है, अडेप्ट करवाया है, एसिमिलेट करवाया है, कि आप उसमें पासिंग वाले क्राइटेरिया में स्टैंड कर सको। ठीक है। तो उस पे जो पहली चीज होती है वो होती है आउटलाइन। अब जब आउटलाइन है तो ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये आपके पूरे ऐसे का जो है ये ओवरव्यू देती है। ठीक है। कंप्लीट ऐसे जो आप आगे लिखने जा रहे हो, उन सब का एक ओवरव्यू देकर बताएगी। लेट्स सपोज कि मैं अगर आपसे कहूँ कि आप कल क्या कर रही हो, अब आप मुझे कल की कहानी का एक आउटलाइन बनाकर दे दोगे कि मैं सुबह उठूंगी या उठूंगा, उसके बाद नाश्ता करूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर पारा पढ़ने जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं रात का खाना खाकर सो जाऊंगा। ठीक है। तो ये आउटलाइन आपने मुझे बना दी। आप स्कूल जाओगे, स्कूल में क्या पढ़ोगे ये आप बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ओवरव्यू आपने मुझे दे दिया, ये आपने इसी शेप में दे दिया कि सुबह उठा, नाश्ता किया, स्कूल गया, वापस आया, पढ़ा पढ़ा, फिर रात का खाना खाया, सो गया। क्लियर। तो ये एक ओवरव्यू आपने मुझे दे दिया कि आपका ये नेक्स्ट जो प्लान है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। और फिर मैं उस ओवरव्यू से ही जज कर लूंगा कि ये जो बच्चा है, या ये जो लड़का या लड़की है, ये बेसिकली स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। ठीक है। तो या अगर आपकी जो ओवरव्यू होगा कॉलेज वाला होगा, तो मैं बताऊंगा आउटलाइन देखकर कि ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, क्योंकि स्पारा पढ़ने वाले कॉलेज वाले ही हो सकते हैं, स्कूल गोइंग वाले नहीं हो। स्पारा पढ़ने वाले स्कूल गोइंग हो सकते हैं, कॉलेज वाले नहीं हो सकते। तो ये बेसिकली आपकी एक ओवरव्यू होता है आउटलाइन का। फिर होती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रैंडम आइडियाज एंड थॉट्स is known as an outline.
ऑर्गेनाइजेशनल वे में अपने आइडियाज को आउटलाइन की शेप में या आउटलाइन में मेंशन कर दिया कि ये चीजें जो है विल बी द पार्ट ऑफ माय नेक्स्ट थिंग्स। अनस्टेबल, ठीक। आवाज में कोई डिस्टोर्शन तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है। इन द हेडिंग्स और सेक्शन और organize the paragraph in an order that makes sense and to make sure that each paragraph idea can be fully identified। ठीक है। मतलब कि जब आप अपनी आउटलाइन में ये सब चीजें लिख दोगे कि आपने पहले ये पॉइंट लिखना है, वो पॉइंट थर्ड साइड बी पे ये लिखना है, सी पे वो लिखना है, डी पे ये लिखना है, तो ये बेसिकली बता रहा होता है कि आपके पास ये चीजें हैं और आपने इस ऐसे को एग्जामिनर को इजी या फिजिबल वे में बता देना है कि ये सब चीजें मैं आगे लिखूंगा। ठीक है। फिर वही फोर्थ पॉइंट है कि हेल्प टू प्रिवेंट अ राइटर फ्रॉम गेटिंग स्टक व्हेन द राइटर इज परफॉर्मिंग द एक्चुअल राइटिंग ऑफ द एसे। कि आप समटाइम आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आप भूल गए हो कि अब मैं आगे क्या लिखूं, तो वो जो एक क्विक माई बुक, ताकि आप सब चीजें वहां पर मेंशन कर दोगे अपने बाद में बॉडी पैराग्राफ। ठीक है। जहां तक के लिए आज हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऐसे और ये सारे कुछ हमने देख लिया। कल हम फर्स्ट आउटलाइन पे डिस्कशन करेंगे कि आउटलाइन हमने कैसे बनानी है, और जो